हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा गणित दरभंगा पर। दोस्तों, मैं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12वीं के लिए 2021 का मॉडल पेपर जो आया था उसके कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद दोस्तों आपको ये पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को या तो ये बढ़ा सकता है या फिर डाउन कर सकता है। दो ही बातें हो सकती हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं अभी तो समझिए कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा लो हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाला है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, उसको घटने ना दिया जाए। और इसी कड़ी में जो है आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रकार से डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी बन जाए, ताकि जब आप मेन एग्ज़ाम में जाएं तो वहाँ जब आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों के सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेज। और इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसे आपको जो है चूज कर लेना है। देखिए, एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन। ट्रांस का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो यानी कि और फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि रूप। तो रूप को परिवर्तन कर देंगे लेकिन उसके अर्थ को नहीं बदलेंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो आपका एक्टिव वॉइस का टेंस रहेगा वही पैसिव वॉइस का भी टेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि एक्टिव वॉइस का आपका टेंस क्या है। हैज लिखा हुआ है और उसके बाद डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए। और आप लोगों को एक बात पता होगी, जो जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म तो पक्के से रहता ही रहता है। कहीं भी आपको बी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वही आपका क्या होता है? पैसिव स्ट्रक्चर होता है। पैसिव स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि बी वर्ब होते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग। बी वर्ब के 8 रूप होते हैं। बी वर्ब के कितने रूप होते हैं? 8। बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग। अर्थात इन 8 के बाद जब भी आपको कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो आपका कुछ और नहीं बल्कि पैसिव वॉइस ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी है। लेकिन थर्ड फॉर्म में यहाँ पे तो स्टॉर्म लिखा हुआ है, तब हमें तो डिस्ट्रॉयड चाहिए था ना। इसका मतलब स्टॉर्म वाला तो वैसे ही कट गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए इसको काट दीजिए। अब देखिए, आपको रखना है कौन सा टेंस? प्रेजेंट का परफेक्ट ना, और यहाँ पे है हैड, तो ये तो होने से रहा, पहला तो कट गया। अब आप देखो सी को, आपका टेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट का परफेक्ट ना, और यहाँ पे वर लिखा हुआ है, तो वर तो पास्ट के लिए है ना, प्रेजेंट तो हुआ नहीं, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या? बी ना। बी में देखो हैव, प्रेजेंट, बीन, परफेक्ट और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल ये सही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर सही होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं उस समय हम लोगों को कुछ और नहीं देखना होता है, बल्कि केवल हम लोग जो है बी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजते हैं, और अगर उससे
कन्फ्यूजन रह जाए तो उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि टेंस कैसा है। टेंस जो एक्टिव वॉइस का रहेगा वही टेंस होना चाहिए पैसिव वॉइस का, और इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन को। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वी डैश लिव विदाउट वाटर। वी डैश लिव विदाउट वाटर। इसमें बोल रहा है कि चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो है ना, जो सबसे सटीक ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको इसमें भर देना है। तो पहला चलिए इसको हम लगा के देखते हैं। कैन नोट। कैन नोट को चलिए अभी रहने देते हैं, पहले 2 नंबर को लगा के देखिए। नीड नोट। वी नीड नॉट लिव विदाउट वाटर। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड का मतलब ज़रूरत, और नॉट है तो इसका मतलब हुआ नेगेटिव, ज़रूरत नहीं। तो इसको लगा के देखिए। वी नीड नॉट लिव, हम लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है विदाउट वाटर, बिना पानी के। हम लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है बिना पानी के। चलिए एक ये हुआ। आगे है शुड नॉट। शुड का मतलब होता है चाहिए, और नॉट का मतलब नेगेटिव। तो वी शुड नॉट लिव, हम लोगों को रहना नहीं चाहिए बिना पानी के। चलिए दूसरा हुआ। तीसरा है आर नॉट। वी आर नॉट लिव विदाउट वाटर। तो आर के बाद नॉट, चलिए तो चलेगा, लेकिन लिव आर के बाद कभी आप तक जिंदगी में आप लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखे हो क्या? कभी नहीं देखे होगे, ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब ये तो कट गया। नीड नॉट बचा, शुड नॉट बचा, और ए नंबर को देखो, अब कैन नॉट लिखा हुआ है। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम लोग जी नहीं सकते बिना पानी के। तो एक कह रहा है कि हम लोग जी नहीं सकते हैं बिना पानी के, एक कह रहा है कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है बिना पानी के, और एक कह रहा है हम लोगों को रहना नहीं चाहिए बिना पानी के। कौन सा सही होगा भाई? पानी जब नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात आप लोग जी नहीं सकते हो, कोई नहीं जी सकता है। इसका मतलब कैन नॉट ही ज़्यादा सूटेबल लग रहा है यहाँ पे, और इसलिए आप लोग जो है क्या करो, कैन नॉट को सही करो। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन को। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मैरीगोल्ड डैश ब्लूम इन समर। मैरीगोल्ड डैश ब्लूम इन समर। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैरीगोल्ड का मतलब एक फूल है, गेंदा। तो बोल रहा है मैरीगोल्ड जो है डैश ब्लूम इन समर। ब्लूम मतलब खिलना और समर मतलब ग्रीष्म। तो इसका मतलब मैरीगोल्ड डैश खिलता है गर्मी में। चलो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है शुड नॉट, हैड नॉट, डज नॉट और हैव नॉट। पहले आप देखो हैड नॉट को लगा के देखिए दोस्तों, जब भी हैड आ जाए और उसके बाद कोई वर्ब आ जाए तो इसका मतलब हैड क्या रहा था, हेल्पिंग वर्ब। तो हैड जब हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, तो उसके बाद हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। उसको क्या चाहिए होता है, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब हैड नॉट नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब हैड नॉट नहीं हो पाया तो हैव नॉट भी नहीं हो पाएगा। चलो जी, सी और डी तो कट गया। अब ए को देखते हैं कि मैरीगोल्ड शुड नॉट ब्लूम इन समर। शुड एक मॉडल है, क्या है मॉडल? मॉडल मतलब मूड को रिफ्लेक्ट करता है, आपके मूड को। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि इच्छा कोई है। तो आप कहना चाह रहे हो कि मैरीगोल्ड को जो है ना खिलना नहीं चाहिए ग्रीष्म में। मैरीगोल्ड को खिलना नहीं चाहिए ग्रीष्म में। बताइए क्या मैरीगोल्ड खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये आपकी मर्जी से होगा क्या? आपकी मर्जी चलेगी? प्राकृतिक चीज़ों के कुछ भी घटित होने में आपकी मर्जी चलेगी क्या? बिल्कुल ही नहीं चलेगी। आप चाहें न चाहें, अगर मैरीगोल्ड को खिलना होगा तो खिलेगा ही। आप भले ही उसको रोकने की कोशिश कर लें, आप नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपकी इच्छा नहीं चलेगी, और इसलिए शुड नॉट जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो न ए हो पाया, न सी हो पाया, न डी हो पाया। तो इसका ये मतलब हुआ कि बी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अब इसको लगा के देख लो एक बार कि मैरीगोल्ड डज नॉट ब्लूम इन समर। देखिए दोस्तों कि डू, डज, डिड
ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। इन तीनों के बाद जो है ना हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और सही बात है कि डज है और इधर ब्लूम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सही बात है। तो मैरीगोल्ड डज नॉट ब्लूम इन समर, तो मैरीगोल्ड को जो है, मैरीगोल्ड नहीं खिलता है कब, गर्मी में, सही बात है, बिल्कुल ये फैक्ट की बात है, ये बिल्कुल ही सही हो गया और इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। ये कह रहा है कि सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर, और इसका बनाना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों याद रखिएगा, नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में बात करने से कन्फ्यूजन बढ़ता है, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है इनडायरेक्ट नरेशन की, और इसलिए हम लोग जो है डायरेक्ट को हमेशा इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात है कि इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए इनडायरेक्ट नरेशन इसका। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी हम लोग नरेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें कम से कम 2 सेंटेंस तो ज़रूर होते ही होते हैं। 2 सेंटेंस के बगैर कभी भी नरेशन संभव नहीं है, तो 2 सेंटेंस का रहना बिल्कुल ही अनिवार्य होता है। तो इसमें देखिए सी सेड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इधर कोई ऑब्जेक्ट रहता तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक सब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस हो गया। और आगे लिखा हुआ यू कैन लीव द बुक्स हेयर, देखो कैन एक वर्ब है और इससे पहले यू है यानी कि जो सब्जेक्ट है, तो इसको भी एक सब्जेक्ट मिल रहा है इधर, तो इसका मतलब ये पहला सेंटेंस हो गया और ये दूसरा सेंटेंस हो गया, 2 सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंस को जो है क्या करना है, मिला के इनडायरेक्ट में बदल देना है। याद रखिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना भी जो है एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, यह भी एक प्रकार का रूप परिवर्तन ही है। लेकिन नरेशन में, क्योंकि नरेशन में क्या होती है ना कि 3 लोगों की सहभागिता जो है ज़रूरी होती है, इसमें 3 लोग कम से कम होते ही होते हैं। एक होता है स्पीकर, स्पीकर जो है कोई बात लिसनर को बोलता है और लिसनर जो है वही बात किसी तीसरे बंदे को सुना देता है। एक होता है स्पीकर, स्पीकर क्या करता है, कोई बात बोलता है और लिसनर को सुनाता है, लिसनर उसी बात को सुनता है और उसी बात को जो है कन्वे कर देता है किसी तीसरे पर्सन के पास। तो इस प्रकार से जो एक ट्रायंगल बनता है वही होता है नरेशन। तो नरेशन में बताओ, एक स्पीकर हुआ, एक लिसनर हुआ और एक कोई थर्ड पर्सन हुआ, ठीक है। तो जब कोई लिसनर इस स्पीकर की बात को सुनेगा तो जाहिर सी बात है कि जब उस बात को कभी बोलेगा तो उस समय तो नहीं बोलेगा भाई, जब उसी समय बोलना होगा तो डायरेक्ट यही स्पीकर ही क्यों ना उसको सुना देगा, जाहिर सी बात है ना। यानी कि कुछ ना कुछ लेट लगेगा ही, और जब लेट लगेगा तो टाइम का हो गया परिवर्तन, और जब टाइम का हो गया परिवर्तन तो इसका ये मतलब हुआ कि टेंस का हो गया परिवर्तन, टेंस का हो गया परिवर्तन। इसका मतलब नरेशन में जो है ना टेंस का परिवर्तन संभव होता है, नरेशन में टेंस का परिवर्तन संभव होता है। और वो संभव कब होता है, जब इधर पास्ट टेंस रहे। जब इसको डिटेल में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि शुरुआत में रहता है लिखा हुआ वो स्पीकर होता है, फिर बाद में जो वर्ब रहता है उसके बाद उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता तो उसको हम लोग कहते हैं लिसनर। क्या कहते हैं, लिसनर। चलिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, एज्यूम ही करना पड़ेगा, लेकिन चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप याद रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है ना तो आगे ये होता है रिपोर्टेड वर्ब। ये क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो आगे रिपोर्टेड वर्ब जो है उसका भी टेंस परिवर्तन होता है। टेंस कैसे परिवर्तन होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। शैल जो है वुड में बदल जाता है, विल में जो है वो भी वुड में बदल जाता है, कैन कुड में, मे माइट में, और अगर पास्ट टेंस ही इधर रहे तो पास्ट जो है मोर पास्ट में बदल जाता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट
वो तो पहले से मोर पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। यहाँ पे देखिए इधर पास्ट है ना, और इधर है यू कैन लिव, ये प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको आप पास्ट में बदलोगे। और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का भी परिवर्तन होगा, और इसका परिवर्तन होता कैसे है, तो इसका परिवर्तन होता है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं संख्या में, ये पर्सनल प्रोनाउन जो है पर्सन से बने हैं। किससे बने हैं, पर्सन से। और पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं स्पीकर। और फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, आई एंड वी, आई एंड वी। सेकंड पर्सन को बोलते हैं लिसनर, और ये क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा स्पीकर, तो फर्स्ट पर्सन इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्पीकर के अकॉर्डिंग बदलेगा। और सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर, तो इसका ये मतलब हुआ कि सेकंड पर्सन जो है इस लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। और उस एक होता है थर्ड पर्सन, जो कि होता है नॉन एक्टिव पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो कि नॉन एक्टिव पर्सन होता है, इसकी कोई इसमें सहभागिता ही नहीं होती है, इसलिए इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है यू। क्या लिखा हुआ है, यू, जो कि अपने आप में कौन सा पर्सन है, तो ये है सेकंड पर्सन। क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन तो होता है लिसनर, तो लिसनर जो है किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। और यहाँ पे लिसनर दिख ही नहीं रहा है, लिसनर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको लिसनर को जो है ना अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा। तो अच्छी बात क्या है ना कि ये दे रखा है, पहले से दे ही दे रखा है, चलो इसको करेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, सब में तो दे ही है, तो ये अपना मान के दे दिया है कि इधर यहाँ पे जाहिर सी बात है टू देम लिखा हो गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया होगा, सी सेड टू देम यू कैन लिव द बुक्स हेयर। चलिए अब इसको बदलते हैं। सी सेड को सी सेड ही सब हर जगह लिखा है, तो हमने भी चलो मान लिया कि सी सेड मान लो। अब देखिए जब हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं तो इसके लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, कंजंक्शन की। कंजंक्शन अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अच्छी बात है कि सब में दैट ही दे रखा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सी सेड दैट, चलो जी दे भी सब में है, इसका मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि देम रहा होगा, टू देम, तो इसी से बना है दे। अब देखो जी कैन क्या बनेगा, कुड, चलो कैन कुड बन गया। लिव को लिव ही रहा। द बुक्स, द बुक्स, चलो इतना तो सही है। लेकिन हेयर का जो है यहाँ पे कुछ है ही नहीं आता पता, तो इसका मतलब ये कट गया। अब 2 नंबर में लिखा हुआ है सी सेड दैट दे कैन ना, अगर पास्ट है तो कैन का क्या बनेगा, कुड बनेगा, इसलिए ये कट गया। सी में देखो यहाँ भी कैन का कैन ही छोड़ दिया है, ये भी कट गया। और डी में देखो सी सेड दैट दे कुड, चलो कैन का कुड बना हुआ है। लिव द बुक्स, और जब इधर पास्ट होता है ना, जब इधर पास्ट होता है ना, तो ये हेयर जो है ना देयर बन जाता है। क्या बन जाता है, देयर। यहाँ जो है ना रिपोर्टेड वर्ब, इसका तो परिवर्तन होता ही है, साथ साथ जो है ना 2 और प्रकार के जो है ना शब्द, उनका भी परिवर्तन होता है। एक तो टाइम का परिवर्तन होता है, और एक जो है ना नियरनेस जो है डिस्टेंस से बदल जाता है। तो ये हेयर नज़दीक की बात कर रहा है, तो ये दूर में बदल जाएगा। हेयर कहाँ चला जाएगा, देयर, हेयर बन जाएगा देयर। चलो जी इसका मतलब आपका ये डी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, व्हेन द डैश, व्हेन आई डैश द इग्निशन, व्हेन आई डैश द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड, द कार स्टार्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं डैश द इग्निशन ऑन, इग्निशन मतलब होता है चलता हुआ छोड़ देना, यानी कि ज्वाला खुला हुआ छोड़ देना। द कार स्टार्टेड, यहाँ पे देखिए कार स्टार्टेड का क्या मतलब हुआ कि कार स्टार्ट हो गई, कार स्टार्ट हो गई, पास्ट टेंस है ना, तो कार स्टार्ट हो गई। अभी देखो व्हेन मतलब जब, आई जब मैं,
टर्न लगा के देखो, टर्न, टर्न क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब मैं छोड़ देता हूं इग्निशन ऑन, इग्निशन को ऑन छोड़ देता हूं तो कार स्टार्ट हो गई ना, ना, कोई ये सेंस नहीं दे रहा है। बी सी देखो, व्हेन आई टर्निंग द इग्निशन ऑन, टर्निंग भाई साहब क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखाने के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जो कि इसमें तो है ही नहीं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। सी में देखो, बी, हाँ अगला है बी नंबर का कि व्हेन आई टर्न्ड, टर्न्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म अगर देंगे यहाँ पे, चलो इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, पहले हम डी को देखते हैं। व्हेन आई विल टर्न द इग्निशन ऑन। देखिए दोस्तों, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में आपको एक बात की जानकारी होगी कि कभी विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसका क्या कारण है वो तो कभी हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में ये विल सब नहीं आता है, ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा। इसको आप काटिए, और वैसे भी आप सोच के देखो, पढ़ के देखो। व्हेन आई विल टर्न, जब मैं इग्निशन ऑन रखूँगा, जब मैं इग्निशन ऑन रखूँगा, द कार स्टार्टेड, कार शुरू हो गई। कुछ बना क्या सेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। इसका मतलब डी भी नहीं होगा। अब बी को देखो तो, जब मैंने टर्न्ड इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑन को जो है टर्न कर दिया, इग्निशन ऑन को टर्न कर दिया, द कार जो है ना स्टार्ट हो गई। यही सेंस दे रहा है, और इसलिए आपका आंसर बी ही होगा, आंसर बी ही होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और आगे बढ़ते हुए 6 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, रितु आस्क्ड रेखा, रितु आस्क्ड रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखिए, रितु ने कहा रेखा से, रितु ने कहा रेखा से नॉट टू मेडल, मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, कि हस्तक्षेप ना करो, हस्तक्षेप ना करो इन हर अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब होता है उनकी बातों में, उनकी बातों में जो है ना तुम अफेयर यानी कि हस्तक्षेप ना करो। रितु ने रेखा से कहा कि उनकी बातों में हस्तक्षेप ना करो। मेडल का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो है ना अंडरलाइंड वर्ड, इसी का बोल रहा है करेक्ट मीनिंग क्या होता है। तो हमने बता ही दिया है पहले कि हस्तक्षेप करना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए प्रिवेंट, इसका मतलब होता है रोकना, ना ये नहीं होगा। आगे दिया है क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है काटना, नहीं होगा। इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है लादना, नहीं होगा। इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बिल्कुल सही है, और इसलिए आपका आंसर क्या होगा जी? डी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। पहला क्वेश्चन है द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर अ आवर। आवर, एच यहाँ पे साइलेंट है ना, यानी कि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है ना। वॉवेल साउंड क्या है इसका? वॉवेल, और यहाँ पे दे रखा है ए। तो यहाँ तो आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल्स का प्रॉब्लम है। अगर वॉवेल से साउंड आ रहा है तो यहाँ पे ए नहीं एन होना चाहिए था, इसलिए ए कट गया। बी में देखो द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, यहाँ पे एन तो लिखा हुआ है, चलिए इसको इसलिए 1 मिनट के लिए होल्ड कर देते हैं। सी को देखिए डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। देखिए इस डेंटिस्ट को देखिए, डेंटिस्ट का मतलब होता है दांत का चिकित्सक। दांत का जो कोई चिकित्सक होता है ना, दुनिया में जितने दांत के चिकित्सक होंगे उनको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन हुआ। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। और अगर डेंटिस्ट अगर केवल अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और आप लोगों को जानकारी होगी आर्टिकल्स की कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर याद रखिएगा हमेशा, माइंड में इसको फिट कर लीजिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप कभी भी बिना आर्टिकल्स या किसी डिटरमाइनर के बिना जो है आप लिख ही नहीं पाओगे। अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हो तो उससे पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल या फिर कम से कम कोई डिटरमाइनर देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखो इस डेंटिस्ट से पहले कोई भी आर्टिकल है क्या? नहीं ना, इसका मतलब इसको आप काट दो। वैसे ही डी को भी काट दो, डी भी कट गया।
तो जाहिर सी बात है कि बचा क्या, बी, तो बी ही आंसर होना चाहिए। लेकिन चलिए हम लोगों का तो काम है उसको सही है तो उसको और भी बढ़िया से चेक कर लेने का, तो चेक कर लेते हैं। देखिए डेंटिस्ट से पहले एक आर्टिकल है, सही बात है। केप्ट हिम, तो डेंटिस्ट ने रखा उसको, केप्ट हिम मतलब रखा उसको, क्या रखा भाई उसको, तो वेटिंग इंतजार करते हुए, आईएनजी है ना, तो डेंटिस्ट ने रखा उसको इंतजार करते हुए फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से अधिक के लिए, यानी कि डेंटिस्ट ने रखा उसको इंतजार करते हुए 1 घंटे से अधिक के लिए, और इसका मतलब यही क्या है आपका सही है, और इसी को जो है आप सही करना है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने 7 नंबर के क्वेश्चन को देख लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि इट में रेन वी विल गेट वेट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। इट में रेन, तो इसमें बताओ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इधर है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसका भी वही टेंस रहना चाहिए। इसमें देखो इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, अगर बारिश होती है हम लोग भीग जाएंगे, तो इसका तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका मतलब यही सही लग रहा है। लेकिन चलिए हम लोग आगे भी देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसी का ऑप्शन जो है, उस ऑप्शन को आप लोग देखिए। इफ इट इज रेनिंग ना, इधर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये कट जाएगा। सी भी कट गया, डी भी कट गया, ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए सही हो गया। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ बैड डैश क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, अ बैड डैश क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, यानी कि देखो जी इसमें जो है ना ये मुहावरा है, क्या है, एक मुहावरा होता है कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। और इन मुहावरों का आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बैड के बाद जो है ना इसमें ना कोबलर आएगा, ना फार्मर आएगा, ना मैकेनिक आएगा, क्या आएगा, कारपेंटर आएगा। कहते हैं कि अब बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बस आपको याद रखना है। और यहाँ पे कारपेंटर सटीक है, कारपेंटर ही सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी डैश प्रेज। देखिए प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, वर्दी मतलब होता है लायक यानी कि काबिल, और दिस वर्क मतलब यह काम, ऑफ आर्ट कला का, यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ, कला का यह काम, कला का यह काम है, कला का यह काम है, योग्य प्रशंसा डाल खाली स्थान, बताओ क्या होना चाहिए, कला का यह काम है योग्य प्रशंसा के, प्रशंसा के, प्रशंसा के योग्य होना चाहिए। बताओ ऑप्शन में दे रखा है फॉर, क्या फॉर का मतलब होता है के, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका मतलब इसको तो आप आराम से काट दो, इसको तो काट दो, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन दे रखा है टू, डी ऑप्शन क्या दे रखा है टू, टू भी नहीं होगा, टू का भी मतलब वो नहीं होता है। सी ऑप्शन दे रखा है ऑफ, ऑफ भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, तो होगा क्या ऑफ, ये ओ डबल एफ नहीं ओ एफ वाला ऑफ होगा, यानी कि आर्ट का यह काम जो है प्रशंसा के काबिल है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा ओ एफ ऑफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना उसको चूज करना है, करिए तो चूज। पहला ये लिखा हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा, जरा से इसको पढ़िए, उसकी तैयारी अच्छी खासी हो रखी है, हम लोग इसी की बात करेंगे। देखिए पहला ये है, बी में, सी में, डी में, ये दरअसल क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर,
एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, व्यवसायी, उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, जिसको कि हम लोग बिहार में बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। हालांकि इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो है ना, इसका सही उच्चारण यही है, और इसका जो है ना सही स्पेलिंग है ENTREPRENEUR। इसका मतलब, इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और सही क्या है? ए ऑप्शन। इसलिए 11 का आंसर हो गया ए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्लू। क्लू का जो है ना सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची। तो क्लू का पर्यायवाची आपको जो है पता लगाना है कि क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लू का मतलब होता है कोई संकेत। क्लू का मतलब कोई संकेत। ऐसा होता है ना, मतलब कोई आपको कोई क्वेश्चन बोलता है तो आप बोलते हैं कोई क्लू बताओ, तो इसका आंसर मैं बता दूंगा, बोलते होगे। तो क्लू का मतलब क्या होता है? संकेत। तो बताइए, क्या इसका सिनोनिम सब्जेक्ट होगा? ना। क्या ऑब्जेक्ट होगा? ना। अननोन मतलब कुछ पता नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? और सी में दिया है हिंट। बताओ हिंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हिंट दो ना। आप कहते हो ना थोड़ा सा हिंट दो ना, संकेत दो ना, हम बता देंगे फिर। इसका मतलब क्लू का मतलब क्या होता है? हिंट। क्लू का मतलब हिंट, और इसलिए 12 नंबर का आंसर हो जाएगा हिंट, और ये सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ है, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, किसके लिए? तो वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमन। वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमन। कोई जो समर्थन करता है स्त्री के अधिकारों का। कोई जो समर्थन करता है स्त्री के अधिकारों का, यानी कि वह व्यक्ति जो स्त्री के अधिकारों का समर्थन करता है, उसके लिए एक शब्द में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? लवर बोलेंगे ना। लवर का मतलब तो प्रेमी होता है, इसका कोई सेंस नहीं है। सी में दिया है बिलव्ड, प्रिय ना, ये भी नहीं। डी में दिया है चैंपियन, यानी कि समर्थक, समर्थन करता है इसलिए समर्थक ना, ये भी नहीं। और बी में लिखा हुआ है फेमिनिस्ट, यानी कि नारीवादी। आप लोग याद करिएगा कि जो नारी के अधिकारों की बात करता है ना, उसको नारीवादी ही बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, फेमिनिस्ट। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए उसको। वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। इसका मतलब निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं पहले अपने हिसाब से। देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से एक, मेरी बहनों में से एक। यहाँ पे कोई भर्ब आएगा, इधर अपना कुछ और लिखा हुआ है। तो जो भर्ब से पहले लिखा हुआ रहता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और इंग्लिश का एक बेसिक फंडा है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा ही भर्ब। सब्जेक्ट का जो नेचर रहता है, उसी नेचर का हम लोगों को भर्ब चाहिए होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो आने वाला भर्ब जो है वो भी सिंगुलर रहेगा, और अगर आने वाला शुरुआत का सब्जेक्ट हमारा प्लुरल रहेगा तो आने वाला भर्ब भी प्लुरल होता है। तो वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से एक। बताओ, मेरी बहनों में से, बहुत सारी बहनों में से एक की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट जो है क्या है? सिंगुलर या प्लुरल? जाहिर सी बात है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब आप याद रखिएगा, एक या एक से कुछ भी कम है ना, तो सारे के सारे सिंगुलर में जाएंगे, और एक से कुछ भी ज़्यादा है तो प्लुरल होंगे। यहाँ पे तो क्लियर कर बोल रहा है कि एक की बात कर रहा है, मेरी बहनों में से एक, तो इसका मतलब सिंगुलर हुआ। तो उसको कौन सा भर्ब दोगे? सिंगुलर दोगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सिंगुलर ही आने वाला होगा, सिंगुलर ही आने वाला होगा कुछ ना कुछ। लेकिन देखो इधर लिखा हुआ है गोइंग, इसका मतलब क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए जो है ना हम लोग सिंगुलर में क्या देते हैं? चाहे तो इजम आर दो, चाहे फिर वाज वर दो, लेकिन वर तो होता है प्लुरल, वाज होता है सिंगुलर। वैसे ही आर भी होता है प्लुरल, तो आर भी नहीं होगा। हालांकि ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन को देख कर आराम से जो है आप इसमें टिक कर देना। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आर, दूसरा है इज, तीसरा है हैज, और चौथा है हैव। चलो जी, हैज हैव तो कट ही जाएगा, क्योंकि हैज हैव के बाद तो हम लोगों को वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है, और यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म दिया नहीं है, आईएनजी फॉर्म दिया है। तो आईएनजी फॉर्म के लिए हैज और हैव तो आएगा नहीं, इसको आप काटो।
आर तो प्लूरल है, इसको भी काटो और इज को सही करो, इज सही है, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, वीडियो की ड्यूरेशन जो है बढ़ गई है, इसलिए जो है ना हम लोग आज इसी यहीं पे इसको रोकेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, उसका बगीचा है बहुत बड़ा, उसका बगीचा है बहुत बड़ा। इसके लिए बोल रहा है करेक्ट एंटोनिम पता लगाने के लिए। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। इसके लिए जो उल्टा शब्द होगा ना, विपरीतार्थक शब्द करेक्ट वाला, उसको चूज करना है। लार्ज का उल्टा क्या होता है? बिग। बड़ा का उल्टा बड़ा ना, ह्यूज। ह्यूज का मतलब विशाल होता है, वो भी गड़बड़ है। इनॉर्मस का भी मतलब बहुत बड़ा होता है, ये भी गड़बड़ है। तो लार्ज का उल्टा क्या होता है? स्मॉल होता है। क्या होता है जी? स्मॉल। और इसलिए आप लोग किस में लगाओगे ट्रिक? स्मॉल में, और आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने इन्हीं 15 क्वेश्चंस को देखना है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे द्वारा कही गई बातों को अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसको धीरे धीरे आप लोग जो है अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में आपको फ़ायदा ही करेगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन की घंटी बनी हुई है उसे भी कृपया प्रेस कर दें, ताकि मैं यहाँ जो भी नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द चली जाए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।